ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और ये समझना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन अगर दवाइयाँ मिलेंगी आपको घर बैठे मिलेंगी, और अगर मुनाफा तगड़ा मिलेगा। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं अगर कोई मरीज़ है और दसों हज़ार रुपये दवाई पर महीने का खर्च होता है, और ये खर्चा अगर किसी केमिस्ट की दुकान से दवाई लाने में इतना है और ऑनलाइन आने पर अगर आधा हो जाता है, तो इसमें नुकसान क्या है। और हमारे जो केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन हैं, जो दुकानदार हैं, जो दवा विक्रेता हैं, उनका पक्ष क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं। अब बीजेपी नेता हमारे साथ हैं गौरव गर्ग जी, वो हमें बताएंगे कि इस मुद्दे की टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। अभी तक हमारे दोनों पक्षों ने जो अपनी बात रखी है, और आप जनता का पक्ष भी रखेंगे। गौरव गर्ग जी, पहले तो मैं आपको बिल्कुल ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर दवाई ऑनलाइन खरीदी जाती हैं तो उससे हमारे पब्लिक का बहुत फायदा है। ठीक है, मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी दवाई, जूते, चप्पल, साइकिल, स्कूटर, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। आप टीवी पे चेक कर लीजिए, कहीं पे भी चेक कर लीजिए, यहाँ पेन से लेके, सुई से लेके और आपको कार तक ऑनलाइन मिल जाएगी देखने में। तो आपको आप जब गाड़ी खरीद सकते हैं, स्कूटर ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तो दवाइयों में खरीदने में तो आपको और आसानी ही मिलेगी। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जनता के फायदे बताइए। जेनरिक मेडिसिन हमारी जो सॉल्ट्स होते हैं वो ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनके ऊपर कई सारी मुनाफाखोर कंपनी रुपए पे रुपए कमाई जा रही हैं। ठीक है। हमारे गवर्नमेंट का एक रूल बना था कि 12 साल के बाद कोई भी मेडिसिन को जेनरिक कर दिया जाएगा उसके सॉल्ट को। सपोज करो एक कंपनी ने एक सॉल्ट बनाया, उस सॉल्ट को वो 1 साल, 2 साल, 10 साल तक उससे वो पैसा कमा सकती है, अपने रेटों पर से बेच सकती है, पर 12 साल के बाद उस सॉल्ट के साथ वो रुपए नहीं कमा सकती। ठीक है, तो ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। उसके ऊपर भी हम लोगों ने कार्य चालू कर दिया है, जिससे कि पब्लिक को कम से कम रेट में बढ़िया से बढ़िया मेडिसिन अवेल हो। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो ज्यादा मेडिसिन नहीं खरीद सकते, नहीं है उनके पास पैसा, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, किससे पैसे इकट्ठा करेंगे। मैं एक दुकान पे खड़ा हुआ था, मैं गाजियाबाद से का था हूँ, और गाजियाबाद की मैं दुकान पे खड़ा हुआ था। एक दुकानदार अपना सामान खरीदने आया दुकान पे, और अंदर से एमएमजी हॉस्पिटल की बात है, वहां पे पर्चा लेके दुकानदार के पास गया। उस बेचारे ने दुकानदार से कहा कि पहले आप मेरे लिस्ट बनवा दीजिए, मैं पैसा फिर देखूंगा अपनी जेब में। वो लिस्ट बन के आई जी 2,500 रुपए की, बचने की जेब में निकले 750 रुपए। वो बंदा 750 रुपए अपनी जेब में रख के वहां से चला गया, और मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार बताओ, बंदे के पास 1250 रुपए कम थे, इसलिए दवाई नहीं खरीद पाया। वही दवाई उसे 250 रुपए मिल जाएंगी जेनरिक। बिल्कुल मिल जाएंगी। तो जेनरिक मेडिसिन पहुंचने तक काम करने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग, अच्छा जहां तक ये बात मेरे भाई लोग सब बात कर रहे हैं कि वो दिक्कत करेंगी, वो दिक्कत आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई लोगों, मुझे एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने करना चाह रहा हूँ। तो जेनरिक दवाइयां हैं, उनको खाने से लोगों का कुछ फायदा ही होगा, गरीब लोगों का फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होने का उन लोगों उस चीज से। और रही बात कुछ दवाइयां जो दिक्कत वाली दवाइयां हैं, जो उनसे वाकई में आदमी नशे की लत वाली दवाइयां हैं, उनको प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू दीजिए। ऐसा नहीं कि तो मेडिकल स्टोर बंद होने जा रहे हो, मेडिकल स्टोरों की दुकानें बंद नहीं हो रही, दुकानें बंद नहीं करी जाएगा। ऑनलाइन शॉपिंग खरीदने, केवल एक ऑनलाइन शॉपिंग का एक, और वो तबका कितना है, आप उसके परसेंटेज पर तो जाइए, 15, 20, 40% का होगा। जो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा वो इतनी परसेंटेज, बाकी 70% सारे लोग सामान खरीदेगा। अब उसके लिए इतना सारा वो एक माहौल का क्रिएट कर देना, ये नुकसान हो जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। नहीं, आफ्टर ऑल देखिए, ऐसा अगर मार्केट तो कैप्चर हो रहा है ना, और एक बात आप समझने की कोशिश करिए, ऑनलाइन का क्या कॉन्सेप्ट होता है और दुकानदारी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ऑनलाइन दवाइयां वो बेची जाती हैं जो डायरेक्ट ऑनलाइन का क्या होता है, ऑनलाइन कंपनी ने दवाई खरीदी कंपनी से जी, और खुद अपनी कमीशन रखी और पब्लिक को दे दी। ठीक है। अब बात करते हैं एक मेडिकल स्टोर की। मेडिकल स्टोर के ऊपर है डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर है C&F, C&F के ऊपर है और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर। मुनाफा बढ़ेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और कीमत बढ़ रही है। वो अगर प्रॉफिट अगर हमारे कस्टमर को मिल जाता है, जो बेचारा आज की डेट में भी कष्टों से मरा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक अच्छी बात है, पब्लिक को एक फायदा जाएगा। मेन मुद्दा यह है कि एक आम पब्लिक को फायदा होना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो एक जना हमारा जो भारत है बहुत ही सभ्य समाज है, सांस्कृतिक समाज है। कुछ चीजें ऐसे भी हैं कि हमारे घर के जने मेडिकल स्टोर पर जाके नहीं खरीद सकते, कुछ चीज ऐसी हैं और उनको हम ऑनलाइन कई सीनियर सिटीजन हैं जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी बैठकर हैं, वो नहीं जा सकते, वो खरीद सकते हैं, पर वो ऑनलाइन विचारों का देंगे तो उसके लिए एक हमारा सभ्य समाज भी, संस्कृत समाज जो हमारा है, उसके लिए उसको फायदा ही है। नहीं, और दूसरा मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो विदेश में बैठकर नौकरी कर रहा है, उसके माँ बाप घर पर बूढ़े हैं, वो चाहे तो वहां बैठा बैठा सारे अपने माँ बाप की दवाइयों का खर्च उठा सकता है। मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जेनरिक के ऊपर है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं जेनरिक मेडिकल स्टोर के मेडिकल के लिए, उन्होंने एक नई टीम का गठन भी कर दिया है नड्डा जी के अंडर में।
और उसमें जेनरिक मेडिकल स्टोर हर जिले में मैं ख्याल से आई थिंक 5 दुकानों का प्रावधान, मैं एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हूं, पर ये कंफर्म है कि जेनरिक मेडिकल स्टोर जरूर खोल रहे हैं। बिल्कुल, ये होने भी चाहिए। और उसके खोलने के बाद एक आम आदमी को बहुत ही फायदा मिलेगा, इसमें नुकसान नहीं है कहीं। आप बिल्कुल, मैं केमिकल स्टोर वालों से भी गुजारिश करता हूं कि भाइयों, इनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और सुनिए, आज दुकानें खुल रही हैं, फ्रिज की दुकान खुल गई या फ्रिज ऑनलाइन मिल गया, तो क्या वो शॉप बंद हो गई, शोरूम बंद हो गए क्या? भारत बाजार बंद नहीं होगा, ये सिर्फ कैप्चर करने वाली बात है कि आपका 20% का बाजार घट रहा है। एक तो ये बात है। मैं भगत बिधूड़ी जी के पास आऊंगा, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, लेकिन जो बात आपने कही, एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण ये है कि अगर आज ये स्थिति आकर खड़ी हुई है, एक तो अगर केमिस्ट ड्रग्स एसोसिएशन ये देख रहे हैं कि उनका 10-20% बाजार घट जाएगा ऑनलाइन पर, अगर दवाई आती है तो ऑनलाइन शॉपिंग अगर इसकी होती है, लेकिन बहुत लिमिटेड तबका है जो ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग, करीब 80% बाजार अभी भी दुकानों से ही चलेगा, ये भी एक बात है। दूसरी बात है कि अगर आज ये स्थिति आकर खड़ी हुई है, वो इसलिए कि मेडिकल एसोसिएशंस ने अपनी दुकानों पर जेनरिक दवाइयां देने से लोगों को मना किया। सस्ती दवाइयां नहीं रखी, महंगी दवाइयां, जो ब्रांडेड दवाइयां थी जिनमें मुनाफा ज्यादा था, वही दवाइयां बिकी। इसीलिए आज ये लड़ाई यहां तक आ पहुंची है कि सरकार को इसमें बीच में कूदना पड़ा है। जी भगत जी। देखिए अक्षय जी, हमारे पूर्व वक्ता भाजपा के मित्र हमारे भी कह रहे हैं, वो अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं वो आम आदमी के लिए कर रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि कुछ ही लोग इसमें शॉपिंग करेंगे। तो अपनी बात को पहले ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं कि भाई, मैं बार बार आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि दवाइयां और को आम चीजों से मत जोड़िए। नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ रही है, ये हमारी जान और हेल्थ से रिलेटेड है। आपको ये पता है कि अगर किसी गर्भवती महिला ने कोई एंटीबायोटिक ऐसी खा ली बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, तो उसको अपना गर्भ तक। सर, प्रिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर ही देगा, लेकिन हम अगर डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ऑनलाइन तो ऑर्डर कर सकते हैं उस दवा को। अक्षय जी, आज भी 70% लोग जो लेबर क्लास लोग या जो इस तरह के लोग हैं, जो वो सर ऑनलाइन नहीं आएंगे। मेरी बात सुनिए, वो ऑनलाइन नहीं आएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो लोग आज भी कोशिश ये करते हैं कि केमिस्ट वाले से ही सलाह करके दवाई ले लें, क्योंकि डॉक्टर की फीस नहीं दे सकते हम इतने महंगे डॉक्टर। ये होता है। और वो जो लोग, जब उनको कहीं से पता चलेगा कि ऑनलाइन मिल सकती है दवाइयां, तो वो अगर उन्होंने गलती से खा ली तो उनका क्या हाल होगा? अगर आप ये समझिए, अगर ऑनलाइन दवा सर कैसे खाएगा वो आदमी? मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आईफोन यूज करते हैं और जो लैपटॉप कैरी करते हैं, सिर्फ वही लोग ऑनलाइन के ग्राहक। मैं आपको यही बता रहा हूं कि आज की डेट में मोबाइल हर बच्चे के पास आईफोन, मैंने वर्ड यूज किया, आईफोन जिसमें इंटरनेट चल रहा है, जिसमें नेट हर कोई यूज कर रहा है, छोटे क्लासों के बच्चे भी यूज कर रहे हैं, और वो सब जानते हैं कि क्या चीज कैसे खरीदी जाती है, और वो करते भी ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी खरीदते हैं। तो जो ऑनलाइन बिजनेस करेगा, जो ऑनलाइन खरीदेगा कोई चीज, उसको ये नहीं पता होगा कि ये सामने खरीदने वाला कितनी एज का बच्चा है और ये क्या मंगा रहा है घर पे, और वो क्या खा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, उसे अपने मुनाफे से मतलब है। दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हो कि बार बार जो एक बात कह रहे हो जेनरिक, और क्या गवर्नमेंट इन कंपनियों के ऊपर दबाव नहीं डाल सकती? क्या इनको नहीं पकड़ सकते ये लोग? गरीब आदमी तो फिर भी मरेगा ना, आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप कहना चाहते हो कि भाई जो लेबर तबका है या जो गरीब तबका है वो ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो तो फिर भी मरेगा। तो आपने करा किसके लिए? चंद लोगों के लिए। चलिए, हम रामपंत जी के पास जा रहे हैं। रामपंत जी उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ हैं, आप रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। रामपंत जी, इस पूरी चर्चा में आप क्या कहना चाहते हैं? आपसे मैं विकल्प चाहता हूं कि आप विकल्प सुझाएं। देखिए, सरकार और जनता के, सरकार और आपकी एसोसिएशन और जनता का भी मुनाफा कम ना हो, उनका फायदा कम ना हो, विकल्प क्या है हमारे पास? देखिए सर, मैं अपनी जो बात रखना चाहूंगा, इसके 2 मुद्दे हैं। एक तो ये मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि जो प्राइस डिटेल है, जो प्राइस हमको कोट होके आता है, मान लो डीपीसीओ का आइटम है, उस पे हमारा मार्जिन 16% है। जो दूसरा मतलब विदाउट डीपीसीओ के, उस पे हमारा 20% मार्जिन है। अब वही चीज अगर ऑनलाइन की आज की डेट में 20% प्लस 10% दे रहे हैं, तो देखिए आप कितना डिफरेंस है। अब ये जो दवाई इस तरह करेंगे, तो एक तो ये कि हमारा मतलब क्या है कि जो कम्युनिटी जितनी सर्विस हम दे रहे हैं, पहले तो ये हमको डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे कब्जा करेंगे। अब आज की डेट में जब 8 लाख लोग इस पे फैमिली डिपेंडेंट है, तो उनका क्या होगा? पहले देखिए सर, कहां लॉस हो रहा है? मुझे लॉस समझाइए ना। मैंने आपको बोला कि सर, ऑनलाइन शॉपिंग करने वाला तबका बहुत कम है जो घर से नहीं निकलता है। बिल्कुल सही 80% आप बताइए। अब जब हम ये कहते हैं कि हमारा 70% भारत गांवों में बसता है, तो वो गांव का आदमी ऑनलाइन शॉपिंग थोड़ी करेगा? आप बताइए।
देखिए, पहली बात तो हमारा यही मुद्दा है, इनसे जो डिफरेंस है वो ये है कि इनको जैसे हमको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, हम विदाउट लाइसेंस कोई आइटम नहीं बेचते, तो ये विदाउट लाइसेंस, ये भी लाइसेंस ले लेंगे, उसमें क्या है? नहीं, लाइसेंस जरूर ले लेंगे, लेकिन अब जो ये सोर्स ऑफ सप्लाई होगी उसका आपको कैसे पता लगेगा कि ये गाजियाबाद से आ रही है, मेरठ से आ रही है, इसकी कौन? देखिए, जो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट है वो दवाइयों को नहीं, चेक ये करके, देखिए, आप जनता के हक की बात नहीं कीजिए, जनता को नुकसान क्या है आप इसकी बात नहीं कीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं। सोशल लेवल, आई एम टॉकिंग ऑफ सोशल लेवल। हाँ, वो उसके लिए कुछ ना कुछ विकल्प निकलेगा। दवा कहां बन रही है, कहां से आ रही है, ऑथेंटिसिटी क्या है, ये लेने वाले की जिम्मेदारी है, और कंपनी अरबों का बिजनेस करेगी इंडिया में, वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके लिए कोई ऐसा विकल्प आप अगर सुझाव पा रहे हो कि जिसमें आपका भी नुकसान ना हो और जनता का भी नुकसान ना हो, बीच की अगर हम बात करें तो क्या सुझाव है आपके पास? नहीं, हमारे पास तो यही सुझाव है, सबसे पहले तो जो गलत काम हो रहे हैं उनको बंद किया जाए। क्या गलत काम? जो पिछले 5-6 महीने से हम उनको बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाई ये जो एडवर्टाइजमेंट करके जब हमें 20% का मार्जिन नहीं पड़ रहा है, पब्लिक को आप 30% मार्जिन पे दवाई दे रहे हैं, तो कहां से दे रहे हैं? ये दवाई जो फेक है या असली है या नकली है, इसका कौन जवाब देगा? जो आज जो ये धड़ल्ले से जो विदाउट उसके क्या नाम है लाइसेंस की जो चीजें बिक रही हैं, सबसे पहले उस पर लगाम लगाया जाए। हम सबसे पहले तो हमारी यही डिमांड है। दूसरी बात ये है कि हम भी जो है जनता के लिए सोचते हैं। जो प्राइस होता है, जो जेनरिक की बात जैसे बिदुड़ी साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाई है, जो प्राइस है हम डिसाइड नहीं करते हैं, जो दवाई है हम डिसाइड नहीं करते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वही दवाई दी जाती है। सबसे बड़ी बात तो जो ये विकल्प सुझाते हैं वही गलत है, क्योंकि जो हमारा ड्रग एक्ट लॉ कहता है सब्स्टिट्यूशन परमिटेड नहीं है, तो सबसे बड़ी बात वही गलत है कि आप विदाउट डॉक्टर की परमिशन के आप कैसे सब्स्टिट्यूट दे दोगे। दूसरी बात, जहां तक जेनरिक डॉक्टर देखिए, इस पर आऊंगा तो फिर बात दूर तक निकल जाएगी। एक और बात, वो सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं सुझाते हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और वो हमारे देश की जनता को भी पता है कि एमआरएस की जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की नौकरी है वो कैसे चलती है। चलो, मैं उस चीज से उससे आपसे सहमत हो जाऊंगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो जेनरिक दवाई की बात कर रही है, ये सिर्फ हमारी एसोसिएशन है जिन्होंने गवर्नमेंट से आके जेनरिक के लिए भी, पहले देखिए कितनी दुकानें जेनरिक की खुली, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हुई हैं। क्यों? क्यों नहीं हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी होती है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं होती। मैं आपको उसका कारण बताता हूं। जब जनता को 20 रुपए की गोली की जगह 2.5 रुपए में गोली मिलेगी, उससे भी लोग ठीक होंगे, तो जेनरिक दवा क्यों ना ले? यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मैं आपको अपना आपको थोड़ा सा, मैं भी बाजार में जाता हूं और मुझे मैनकाइंड की दवाई 20 रुपए में जो मिलती है एक टैबलेट, उसकी जगह अगर मैं 2 रुपए की गोली ढूंढता हूं तो ढूंढने से भी नहीं मिलती मुझे। और कुछ लोग ऐसे भले होते हैं केमिस्ट जो खुद ही कह देते हैं कि भैया इसमें मुनाफा बड़ा कम है, हम क्या करेंगे, हमें दुकान के खर्चे नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। मैं आपको इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से अभी पीछे फर्टिलाइजर एंड केमिकल मिनिस्टर से मिलकर एक बात की है, और हमने कहा कि हमें ज्यादा नहीं चाहिए। मान लो अगर 2 रुपए की चीज कोई बनती है तो हमें जेनरिक की दवाई हम बेचेंगे अपनी दुकानों से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, अगर केमिस्ट की दवा बेचते तो लड़ाई बात पूरी करने दीजिए प्लीज, आज मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। चलिए ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जो दवाई जेनरिक दवाई है, जिसकी आप बोलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा हम मतलब जो दवाई में हम जो मुनाफा कमाते हैं, 2 रुपए की चीज खरीदते हैं और 20 रुपए की बेचते हैं, हमने उनसे खुद कहा है कि जो हमारा जो ट्रेड मार्जिन है वो 20% एथिकल पे है और 16% जो है डीपीसीओ के आइटम्स पर है। तो आप हमें सिर्फ जो है 20% का मार्जिन हमें उसको रिटेलर को दे दीजिए और 10% होलसेलर को दे दीजिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम उसी रेट पे बेचने के लिए तैयार हैं। चलिए, नहीं, इसमें मैं एक बात बिल्कुल इनसे पूछना चाहता हूं। हाँ, पूछे गर्ग साहब। क्या इस बात से सहमत है कि जेनरिक मेडिसिन आम दवाई के कंपैरिजन के रेटों में उनके रेट कम है? बोल रहे हो? नहीं, मैं खुद मान रहा हूं। नहीं, देखिए ऐसा होता है कि नहीं, कितना कम मानते हैं आप इन्हें? किसमें? जेनरिक मेडिसिन को ये अंदाजा लगा? नहीं, वो अंदाजा देखिए, जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा है। नहीं, मैं मार्जिन की बात नहीं कर रहा, मैं रेटों की बात कर रहा हूँ। अगर कोई दवाई, फर्क है, क्यों नहीं फर्क है? फर्क है ना। तो भाई आज से पहले वो दवाइयां क्यों नहीं बिकी मेडिकल शॉप? वो एक टेक्निकल मामला है बॉस, इसमें बिजनेसमैन व्यापारी कभी नहीं डिसाइड करता रेट,
जो डिसाइड करता है वो कंपनी डिसाइड करती है। लेकिन मुनाफा तो व्यापारी डिसाइड करेगा ना कि मैं क्या बेचूं और क्या ना बेचूं। नहीं, हमारी कोई वो उसमें वो नहीं होती है। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है वही दवाई देता है। सिर्फ ये जेनरिक की जो इश्यू उठा है ये पिछले कुछ 2-3 सालों से उठा है और हम उससे सहमत हैं कि हमें 20% का मार्जिन दे दिया जाए। अगर किसी आइटम की कॉस्ट 2 रुपए है उस पर 20% देके जो एक क्या नाम है 40 पैसे हमारा मार्जिन है वो हमें दे दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होलसेलर का मार्जिन हम 10% मांग रहे हैं और रिटेलर का मार्जिन 20% मांग रहे हैं, इसमें हम बाहर कहां हैं आपसे। चलिए ठीक है, इस बात का जवाब मैं दे देता हूं, फिर मैं भगत जी के पास जाऊंगा। दरअसल वो मार्जिन सर ये कंपनियां इसलिए नहीं दे सकती और वो कंपनियां इसलिए दे देती हैं क्योंकि वो एमएनसीज हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरबों खरबों का व्यापार कर रही हैं और ये कंपनियां भी छोटी कंपनियां हैं, ये हिंदुस्तान में व्यापार कर रही हैं। अक्षय जी मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा अगर आप मुझे जवाब देने का मौका दोगे तो। देखिए ऐसा होता है कि जो जेनरिक दवाई है ये इसका प्रचलन जब से ये इसको मीडिया ने और 2-4 प्रोग्राम्स ने, नहीं दरअसल ये तब से सर उठी हैं जब से ये हुआ कि डॉक्टर्स से इलाज कराना बड़ा महंगा है। अमेरिकन इंडिया आते हैं इलाज कराने, गरीब आदमी तो हमारी जो एसोसिएशन है वो कई बार ड्रग्स एंड जो कि फर्टिलाइज केमिकल मिनिस्टर हैं उनसे कई बार हमारी मुलाकात हुई है और हमने उनसे अश्योरेंस दिया है कि आप हमारे माध्यम से बेचिए, आप हमें इनका जो आप जो जेनरिक दवाई का जो स्टोर खोलने वाले हो जन औषधि, आप हमें उनसे भागीदारी दीजिए और हम आपको साथ लग के बराबर काम करेंगे। तो हमें मार्जिन उतना ही चाहिए, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। सिर्फ हम ये चाह रहे हैं गवर्नमेंट से भी कि एक तो जो दवाइयां आप हमें सप्लाई करें वो एक प्रॉपर सोर्सेस से हो और उस पे बराबर उसकी क्वालिटी कंट्रोल हो, क्योंकि जो दवाई दी जाती है कई बार हम खुद देखते हैं एक जो दवाई है, मैं पर्टिकुलर ब्रांड नहीं कहूंगा किसी को, लेकिन जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई में जैसे कि एक बाटा है उसका आप ऑथेंटिक कह सकते हो कि ये जो स्टैंडर्ड की चीज है और एक लोकल चीज होती है जो कि फुटकर में आपको रोड बाजार पे मिलती है, तो आप उसको बाटा से कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो हम खुद कह रहे हैं कि जब भी कोई सिर्फ एक ही जेनरिक दवाई बेची जाए, ये क्वालिटी का डिफरेंस है, लेकिन अगर फुटपाथ पर मिलने वाली चीज की क्वालिटी को आप जांच सकते हैं, वही हमारा मानना है, वही हम गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि उसको जो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, लैब नहीं है, तो आप इसको जो प्रॉपर इसको जो है वो चेक करें और जो चीज है अगर आपके पास संसाधन है तो उस पर जोर दिया जाए और जो दवाइयां जो मतलब बाजार में जो जेनरिक दवाई जो आए वो बाकायदा जांच पड़ताल के बाद आए और उसकी रेगुलर चेकिंग हो, हम उसमें साथ देंगे। हम बेचने के लिए भी तैयार हैं, हम कॉपरेट करने के लिए भी तैयार हैं, उसमें हम सहमत हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ये आपका सबसे बड़ा सुझाव गया विकल्प है जो मुझे, अगर मैं आम आदमी के नजरिए से देखता हूं तो ये मुझे भी अच्छा लगा। अक्षय जी मैं आपको ये बता दूं कि अभी लेटेस्ट हमने अभी इसी महीने, और आई थिंक गवर्नमेंट के पास इसके डाटा है और हमने अभी रिसेंटली इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि भाई हमें जो है आप जेनरिक दवाइयां 20% के मार्जिन पे दीजिए, हमें उससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये कोई भी ऐसा तकबा नहीं है जो कि इस चीज को स्वीकार करेगा, लेकिन ये हमारी कम्युनिटी है जिसने खुद, हमारी जो एसोसिएशन है AIOCD जो ऑल इंडिया एसोसिएशन है, उसने खुद जाके उनसे कहा कि पिछले महीने कि आप जो है इनके रेट रिड्यूस करिए, हमें सिर्फ 20% मार्जिन चाहिए, जो हमारा जो कि एक भ्रम पैदा कर दिया है बाजार में कि हम व्यापारी जो है सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं, हम किसी के उसकी सेहत का ख्याल नहीं करते। चलिए आपको वादा कर, सवाल मेरा आपसे एक और है, फिर मैं भगत जी के पास जाऊंगा। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि जेनरिक दवाइयों की बिक्री केमिस्ट्रियों द्वारा ना करना, क्या यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये बात यहां तक पहुंच गई है? नहीं, हमारा ये है कि जो ऑनलाइन जो सर्विस जो ये जो पोर्टल के थ्रू आप चीज बेच रहे हैं वो गलत है, क्योंकि जिसमें जो एक क्वालिफाइड आदमी होता है, मेरे जितने भी क्वेश्चंस थे उनका सभी का जवाब बिदुड़ी जी ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। क्योंकि मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि टेक्निकली एक जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं। देखिए आप कोई दवाई लेके गए, अगर वो दवाई में मान लो बच गई है, हमारे पास लेके आते हैं तो हम उसको रिटर्न देते हैं। अगर मान लो कोई चीज आपको समझनी है तो हम उसको समझाते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो एक हमारा जो पर्सनल टच देते हैं कस्टमर्स के साथ में, जो एक रेपो देते हैं, मान लो अगर हम किसी लोकल एरिया में बैठे हैं तो वहां का जो भी बंदा आता है वो बगैर अगर उसने दवाई भी नहीं खरीदनी है, वो तो रिलेशन और व्यापार तो वहीं रहेगा, बिल्कुल वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सर पोर्टल से ये ना कि उससे जो हमें जो खतरा है कि जो हमारे जो इतने एक, देखिए आप यूरोप में देखिए, आज अमेरिका में कितनी बड़ी कंपनी के कितने स्टोर्स हैं, 4-5 मतलब डबल फिगर में भी नहीं है। आप कहीं भी देखिए जो इतने लोग जो एम्प्लॉयड हैं,
जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कहीं भी नहीं है इंडिया के अलावा। तो मेरी आपसे यही विनती है कि, और मेरी ये गुजारिश है कि हम लोगों को जिस हाल में हम काम कर रहे हैं, 8 लाख कम नहीं होते व्यापारी, अगर हमें कहीं भी चोट लगेगी तो हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर लें? ठीक है, आपका पक्ष रखना बिल्कुल जायज है, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और ये हमारा डेमोक्रेसी राइट है, हमारी ब्यूटी है, हमारे देश की ब्यूटी है कि हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहां पर अपनी अपनी बात रखने का कहने। देखिए मोदी जी ने जब आए थे तो उन्होंने एक ही बात की थी, सबका विकास सबका साथ, और आज क्या हो रहा है? अगर मान लो 8 लाख लोगों के लिए आप 125 करोड़ लोगों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं। नहीं, विकास की बात मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर मान लो, देखिए इतनी कम्युनिटी एक उस पे बिजनेस पे टिकी हुई है, तो आप उसको डेंट कैसे कर सकती है? ठीक है, आप उनको भी बढ़ावा दीजिए। देखिए, आप केमिस्ट एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, आप उनके हक की बात कर रहे हैं, 8 लाख लोगों की। भगत विदुड़ी जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ है, ये अलग बात है। मैं कह रहा हूं कि हम 125 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। ये फिगर जो हैं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के और कॉर्पोरेट्स के, ये वैसे जैसे आपने कहा कि डबल फिगर में भी नहीं होंगे, लेकिन हम बाकी हिंदुस्तानियों को भी देखें, क्योंकि हमारा 70-75% देश गांव में बसता है, ना तो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, ना बहुत पूंजीपति है जो महंगी दवाइयां खरीद सके, तो हमें उसके हक को भी ध्यान रखना है। भगत विदुड़ी जी, नहीं, जो आपका कंसर्न ये था कि दवाई सस्ती मिलनी चाहिए, बस दवाई विद इन रीच होनी चाहिए, उसके लिए हम कब मना कर रहे हैं? हम तो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, हमें इस्तेमाल करिए, हम गांव में भी जाएं, हमारी दुकानें गांव में भी हैं, हम आपको बराबर देंगे। जहां तक जेनरिक का बात है, जो वो क्रिएट कर दिया है कि भाई इतना डिफरेंसेस है, हम उसके लिए तैयार हैं कि हमारे जो रेट्स हैं वो कम कर दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए भगत जी। देखिए अक्षय जी, सबसे पहली बात है सरकार की मंशा पे ही मुझे शक है। ये जो कुछ कॉर्पोरेट लोगों के लिए, जो मैंने पहले भी बताया, मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ कॉर्पोरेट लोगों को ही ध्यान में रखकर ये चीजें की जा रही है। आप एक तरफ कहते हो कि ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ चंद लोग ही करेंगे, ये आप मानते हो, और 70% हमारे लोग गांव में रहते हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या है कि उनके ऊपर इतना जोर दिया जा रहा? क्या गवर्नमेंट जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल है, आप उनकी दवाइयों की दुकानों जाकर देखिए, वहां दवाइयां नहीं मिलती आपको। क्या गवर्नमेंट अपनी तरफ से नहीं दे सकती? क्या गवर्नमेंट इन कंपनियों को नहीं खींच सकती? इनकी खिंचाई नहीं कर सकती? इनके रेट को कंट्रोल नहीं कर सकती? चलिए हम विकल्प पे बात करते हैं, विकल्प सुझाइए। विकल्प, सबसे बड़ा विकल्प यह है कि जो मोदी जी सबसे पहले तो जो कॉर्पोरेट घरानों से बाहर निकले, उसके बाद आम लोगों की बातें करें। आम लोगों के लिए गांव में, देहात में जितने भी हर जगह डिस्पेंसरी हैं, उनको सुचारू रूप से चालू कराएं, और इन लोगों के पेट पर लात ना मारे, जो कर रहे हैं उनका भी धंधा खत्म कर रहे हैं। गौरव गर्ग जी, विकल्प क्या है इसका? विकल्प की अगर जो परेशानी है ड्रगिस्ट एसोसिएशन की, केमिस्ट एसोसिएशन की, वो कह रहे हैं कि हम जेनरिक दवाइयां बेचने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से ये अपने आप में सबसे बड़ा विकल्प है। बात ऑनलाइन की नहीं हो, लड़ाई की नहीं, क्योंकि वो मार्केट और तबका बहुत कम है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर किसी तरीके वो तैयार हैं बेचने के लिए, ये बहुत ही खुशी की बात है पूरे भारतवर्ष में कि दवाइयाँ, सस्ती दवाइयाँ पब्लिक तक पहुँचे और पब्लिक उसका फायदा ले सके। और रही बात इसकी, अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प तो सीधा अगर दवाइयाँ ऑनलाइन बिक रही हैं, क्या शोरूम, मैं पूछता हूँ, नोकिया का फ़ोन एक नेट पे आप सर्च करें तो मोबाइल मिल जाता है आपको 7,000 रुपये का, दूसरे शोरूम पे वही मिल रहा है 7500 रुपये का, तीसरे में मिल रहा है 8,000 रुपये का। अगर किसी जने को, एक पब्लिक को, समाज को, अगर वो 6800 रुपये का ऑनलाइन मिल जाता है तो इट्स गुड। मैं कहता हूँ विकल्प की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर केवल ये शॉप्स में इसको ऑनलाइन बेचा जाए दवाइयों को, जिससे कि सारे जने को उसका फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज की हमारी इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही, क्योंकि अब समय समाप्ति की ओर है। और जो निष्कर्ष है वो ये है कि ड्रगिस्ट केमिस्ट एसोसिएशन को जेनरिक दवाइयां रखने से कोई परहेज गुरेज नहीं है। लेकिन एक और बात जहां पेच फंसा हुआ है कि अगर दवाइयां ऑनलाइन बिकने लगेंगी, जनता का भला क्या होगा, लोगों की, पब्लिक की रिस्क क्या होगी, ये वो खुद कवर करेंगे। लेकिन इसके लिए नई गाइडलाइंस बनेंगी, उसके साथ ही व्यवसाय हो बाजार में। और जहां तक ड्रगिस्ट केमिस्ट एसोसिएशन के देश भर के 8 लाख लोगों को ये डर सता रहा है कि उनकी मार्केट कैप्चर होंगे, तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि अब तक का ऑनलाइन बाजार जो है उसने किसी को नुकसान भले ही पहुंचाया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी की दुकान बंद हो गई हो और व्यापार खत्म हो गया हो। ये सिर्फ एक पढ़े लिखे तबके के लिए सुविधा की बात है। बाकी लोग अपने तौर तरीके से जैसे जिंदगी जी रहे हैं वैसे ही जिएंगे। हमारी इस पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट खबर। नमस्कार।